हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट कंसेप्ट, दैट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर इन द सर्किट्स। हाँ, इन द सर्किट्स में एनर्जी ट्रांसफर होने वाले हैं। ओके, इन द सर्किट्स। उसके साथ साथ हम जूल्स लॉ भी देखने वाले हैं कि एनर्जी ट्रांसफर तो होगी, लेकिन ट्रांसफर होने के बाद वो कौन से फॉर्म में वहां पर ट्रांसफर हो रही है। ओके, तो जैसे कि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मालूम है। लॉ, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन? सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन हो जाएगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन कोई उसे क्रिएट भी नहीं कर सकता और कोई उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। दैट इज द लॉ ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी इलेक्ट्रिकल का चैप्टर है, तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी है। एनर्जी इनिशियली कौन से फॉर्म में है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है। बाद में वो कन्वर्ट होके हीट में या फिर अनदर एप्लीकेशंस में कन्वर्ट होने वाली है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, लेकिन ये टॉपिक को समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने यूट्यूब पे अवेलेबल है वो आप देख सकते हो, बिकॉज उन लेक्चर में हमने जो बेसिक पैरामीटर स्टडी किए। तो सबसे पहले जो वोल्टेज का पैरामीटर्स था, व्हाट इज द वोल्टेज? मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर्म में बताना चाहता हूँ। द वोल्टेज इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। व्हाट इज द करंट? करंट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट टाइम्स। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिए थे। उसके बाद में पावर क्या होता है? सो पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट हो जाएगा। ये हो गया। ओके, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टर होता है। ये भी हमने 9th स्टैंडर्ड में या फिर 8th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया है, ओम्स लॉ। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज नथिंग बट पावर। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट्स एनर्जी पर यूनिट टाइम। इट्स एनर्जी पर यूनिट टाइम हो जाएगा। ओके, सो वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, ये प्री रिक्विजिट, ये हमें अभी यहाँ पर लगने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और आपको एक रजिस्टर के बारे में भी यहाँ पर मालूम होना चाहिए। व्हाट इज द रजिस्टर? तो रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है, रजिस्टर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी बोल सकते हैं आप। रजिस्टर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट को फ्लो या सर्कुलेट होने में जो अपोजिशंस क्रिएट करता है, उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन उस डिवाइस को हम रेजिस्टर्स बोलते हैं, रेजिस्टर। ओके, तो रेजिस्टर हो जाएगा। और रेजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या फंक्शन है? टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। जो भी करंट फ्लो हो रहा है इस डिवाइस से, जैसे कि इस डिवाइस का इस टर्मिनल का नाम अगर मैं ये रख दूं और इस डिवाइस का नाम, इस टर्मिनल का नाम बी रख दूं, सो ए से बी में जो भी करंट यहाँ पर फ्लो होगा तो उसको ये क्या करेगी? रेजिस्टर, जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, वो क्या करेगी? अपोज करेगी, यानी कि फ्लो सर्कुलेट नहीं होने देगी। ओके, दैट इज द प्रॉपर्टी। ओके, और करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम्स, तो उसे हम बोल देंगे करंट्स। ओके, तो रेजिस्टर के बारे में भी आपको यह पता होना चाहिए, द रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। तो ऐसा ही एक रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में है, जिसका एक टर्मिनल ए है, दूसरा टर्मिनल बी है, और यह रेजिस्टेंस एक बैटरी के अक्रॉस में कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी का सिंबल लॉन्ग लाइन, शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्ट। जो शॉर्ट होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो लॉन्ग होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो इसे हम बोल देंगे बैटरी। दिस इज द बैटरी। तो बैटरी में कितना वोल्टेज है? तो बैटरी भी वोल्टेज यहाँ पर इंड्यूस कर रही है। बैटरी हम किस लिए लगाते हैं? जैसे कि हमारे वॉच में हम सेल लगाते हैं, दैट इज नथिंग बट बैटरी। ओके, रिमोट कंट्रोल में जो बैक साइड में हम बैटरीज लगाते हैं, दैट इज नथिंग बट बैटरी। किस लिए? काम करने के लिए। काम कब करता है? कोई भी अप्लायंसेस काम करेगा जब एनर्जी उसको मिलेगी तब। ओके, कोई भी अप्लायंसेस वर्डन करेगा इफ द एनर्जी इज गेटिंग। ओके, अगर उसको एनर्जी मिलती है तब जाकर वो वर्डन करेगा, इन फिजिक्स लैंग्वेज। ओके, यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट फ्लो होगा। अगर वोल्टेज है तो करंट फ्लो होगा, और करंट जब ए से बी करंट जब फ्लो होगा तब उसको दिक्कत होगी।
करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है इजीली विदाउट एनी अपोजिशन वो फ्लो हो रहा है, यहाँ पर विदाउट एनी अपोजिशन फ्लो हो रहा है। लेकिन ए से लेकर बी, यहाँ ए से लेकर बी में करंट को फ्लो होने में दिक्कत है, या फिर आप यू बोल दो कि यहाँ पर करंट फ्लो हो ही नहीं रहा, ए से बी में करंट फ्लो हो ही नहीं रहा। क्यों हो नहीं रहा है? बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ आर, आर यानी कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है? करंट को फ्लो होने नहीं देता। ये आप यहाँ पर अज्यूम कर लो कि ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस है कि ये अमाउंट ऑफ करंट ए से बी टर्मिनल पहुंच नहीं रहा है और ए से बी टर्मिनल पे वो सर्कुलेट नहीं हो रहा है। ओके, तब करंट क्या करेगा? तो करंट बैटरी से और एनर्जी बुलाएगा कि देखो मुझे तो ए से बी जाना है, क्योंकि मुझे तो ऑर्डर मिली है कि आपको जो सर्किट है, जो क्लोज सर्किट है, जो सर्किट है क्लोज सर्किट है, उसको आपको कंप्लीट करना है। तो करंट तो ये सर्किट कंप्लीट करके रहेगा, लेकिन करंट को ए से बी जाने में आर क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो उसकी ताकत कम है करंट की एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस। यस, तो करंट क्या करेगा? बैटरी से एक्स्ट्रा एनर्जी बुलाएगा और क्या करेगा? आर को क्रॉस करेगा। ये एक्शन हो गया। ओके, लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जब करंट बैटरी से बुलाता है तो उसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर। तो देखो करंट कौन से किसकी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक की क्वांटिटी है। वोल्टेज भी किसकी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक की क्वांटिटी है। तो जो भी करंट और वोल्टेज जो भी एनर्जी बुला रहे हैं उसे हम बोल देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, सो करंट टेक द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ऑर्डर टू क्रॉस द रेजिस्टेंस, इन ऑर्डर टू सर्कुलेट थ्रू द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस से सर्कुलेट होने के लिए करंट ने बैटरी से एनर्जी ली है और वो करंट ए से बी ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी द करंट प्रोड्यूसेस अमाउंट ऑफ हीट, प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट। तो जब ये करंट ए से बी यहाँ पर सर्कुलेट होगा तब ये रेजिस्टेंस उसको अपोज करेगा, लेकिन फिर भी करंट क्या होगा? जो एडिशनल एनर्जी के साथ वो फ्लो हो रहा है तो उससे वो फ्लो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर इन द सर्किट। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी सबसे पहले कहाँ थी? बैटरी में थी। तो एनर्जी बाद में कहाँ यूटिलाइज हो रही है? अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आर ए बी, जिसे हम बोल सकते हैं आर ए सी बी। ओके, आर ए सी बी जाने में एनर्जी का यूटिलाइज हो रहा है। लेकिन जो यूटिलाइज ए से बी का हो रहा है तो करंट तो सर्कुलेट हो जाएगा, लेकिन करंट सर्कुलेट होने की वजह से क्या हो रहा है? हीट एनर्जी वहाँ पर जनरेट हो रही है, और जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी वहाँ पर जनरेट होगी उतना ही टेम्परेचर उसका क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। टेम्परेचर बोल देंगे, टेम्परेचर TEM, टेम्परेचर लाइक दैट्स। ओके, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी एज द टेम्परेचर इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। ये समझ में आ गया? अगर ये नहीं समझ में आया तो एक सिंपल का आपका डे टू डे लाइफ का एग्जांपल्स में ले लेता हूँ। ओके, तो देखो एक होता है रेजिस्टेंस, तो ये इलेक्ट्रिक का हो गया। तो यहाँ पर एक रेजिस्टर का अप्लायंसेस हम ले लेते हैं कि एक हीटर है। क्या है? हीटर हमारे घर में होता है, कॉइल्ड वाला हीटर। ओके, ऐसा ऐसा यहाँ पर होता है। उसको भी दो वायर्स होते हैं, अगर आपने केयरफुली ऑब्जर्व किया होगा तो इस तरह से दो वायर उसके भी होते हैं, लाइक एक पॉजिटिव टर्मिनल से एक नेगेटिव पिन हम कनेक्ट करते हैं ना, 3 पिन। तो उसमें का एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। ओके, एक अर्थ होता है, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, ऐसे 3 पिन होती है लाइक दैट्स। ओके, तो अर्थ को छोड़ दो, फेज और न्यूट्रल में कॉन्सेंट्रेट करो। सो फेज और न्यूट्रल, फेज से न्यूट्रल, इस तरह से करंट क्या होता है? फ्लो होता है। लेकिन ये जो मटेरियल्स यहाँ पर यूज होता है, जो भी मटेरियल्स, तो सर जो रॉड इमर्स वाटर हीटर होता है वो तो स्टेनलेस स्टील का दिखता है। तो ऊपर से आपको स्टेनलेस स्टील का दिखता है, लेकिन उसके बीच में एक पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल्स होता है। तो वो मटेरियल्स क्या होता है? हाईली रेजिस्टिव होता है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। इट्स हाईली रेजिस्टिव, बहुत ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट उससे फ्लो नहीं हो सकता। तो क्या होगा? करंट ज़्यादा से ज़्यादा पावर बुलाएगा और करंट क्या होगा? उससे सर्कुलेट हो जाएगा। तो जब भी एनर्जी ज़्यादा बुलाने के बाद जब एनर्जी यहाँ पर यूटिलाइज होती है, जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल होती है,
तो एनर्जी यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल है, लेकिन जो वो रेजिस्टेंस से सर्कुलेट होने के बाद, जैसे कि यहाँ पर ए टू बी बोल देंगे, तो जब भी एनर्जी ए से बी कंप्लीट कर देगी तब यहाँ पर हीट जनरेट होगी, हीट एनर्जी जनरेट होगी बिकॉज ऑफ द हाईली रेजिस्टेंस मटेरियल। ओके, सो हीट एनर्जी से हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। तो वाटर हीटर के सराउंडिंग में अगर पानी है तो पानी गर्म हो जाएगा, अगर एयर है तो एयर गर्म हो जाएगा, अगर कुछ भी नहीं तो आजू बाजू में जो भी वो जल जाएगा, लाइक दैट्स। ओके, तो जब भी हम वाटर हीटर दुकान में जब लाने जाते हैं तो दुकान वाला हमें बोलता है कि कितना वैट का आपका दूध, तो ये 500 वैट का अवेलेबल्स है। अभी ये समझ में आया चाहिए कि वैट इज द यूनिट ऑफ द पावर, यानी कि पावर की बात हो रही है, या 1000 वैट का, लाइक दैट्स। ओके, या फिर 1500 वैट का, या फिर 2000 वैट का। ओके, सो इतने वाटर हीटर एक ही कंपनी के या फिर डिफरेंट कंपनी के हमारे डिफरेंट रेंज में अवेलेबल्स होते हैं। जितना ज़्यादा पावर उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर। जितनी ज़्यादा एनर्जी, तो कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी। जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी उतना ज़्यादा टेम्परेचर। तो आपको यहाँ पर ये समझना है, अगर 500 वैट का आपने एक वाटर हीटर लिया और आपने देखा कि पानी गर्म होने में तो आधा घंटा लग जाता है, जितना टेम्परेचर का पानी मुझे चाहिए उतना गर्म होने में आधा घंटा लग जाता है, मुझे सिर्फ 10 मिनट में पानी गर्म होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो उसका पावर बढ़ाओगे, आप उसका पावर बढ़ाओगे। कोई होगा कि मैं बहुत देरी से उठता हूँ तो मुझे विदिन 1 मिनट या 2 मिनट में पानी गर्म होना चाहिए, हीटर का बटन ऑन किया, 2 मिनट वहाँ पर खड़ा रहे, पानी गर्म होना चाहिए, तो आप सबसे ज़्यादा वैटेज वाला वाटर हीटर वहाँ पर परचेस करोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा वैटेज उतना ज़्यादा हीट एनर्जी, जितना ज़्यादा वैटेज यानी कि उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। तो उसके साथ में आपको ये भी माइंड में रखना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा आपको। क्यों? बिकॉज इट्स टेक द लॉट मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द सोर्स। हमारे घर में जो भी सोर्स अवेलेबल्स है, जो डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे पोल से हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है, उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा, लेकिन वो एनर्जी को कहाँ पर यूटिलाइज करेगा, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी डेवलप करेगा, लेकिन कब, जब ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो यही तो पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन यहाँ पर हो रहा है, हीट एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, सर्किट में ट्रांसफर हो रही है। तो ये क्लियर हो गया शायद अब। ओके, तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लाइक दैट्स। ओके, और इसके साथ साथ अगर घर वाले अगर वाटर हीटर परचेस करने को बोल दो तो घबराना नहीं, सीधे जाना इलेक्ट्रिसिटी दुकान पे, बोल देना 1500, 2000, 3000। ओके, चलो थ्योरेटिकल स्टडी, रजिस्टर बोल दिया तो उन्होंने रजिस्टर कर देंगे ए से बी। इसके अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि वोल्टेज को मेजर करता है, दैट इज अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ने जो भी रीडिंग दिया वो उसके बाहर लिख देते हैं, ए और बी। ए रजिस्टर जो है ए से लेकर बी में, उसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, वी ए बी इतना वोल्टेज है। अभी यहाँ पर हम बोलते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, सो करंट इज नथिंग बट क्या होता है, करंट इज नथिंग बट क्या होता है, क्यू बाई टी। ओके, तो बोलते हैं कि चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है यानी कि चार्ज, बिकॉज द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, चार्ज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये समझना है करंट इज नथिंग बट द चार्ज, यानी कि यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हो रहा है तो क्या क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, वो आपको समझना है। ओके, तो यहाँ पर आप फर्स्ट फॉर्मूला थोड़ा मेमोराइज कीजिए, क्या है, वोल्टेज इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन चार्ज। अब यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है, जो भी वर्क का डन यहाँ पर हो रहा है, वो बिकॉज ऑफ द एनर्जी तो हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसलिए तो वर्क हो रहा है। ओके, तो क्यू फ्लो हो रहा है यानी कि चार्ज फ्लो हो रहा है, कहाँ से कहाँ चार्ज फ्लो हो रहा है, ए से बी चार्ज फ्लो हो रहा है, लेकिन ए से बी चार्ज फ्लो होने के लिए कहाँ से आपने एनर्जी ली, तो उसका आंसर होगा बैटरी से। क्या सवाल है, करंट ए से बी फ्लो हुआ, पहले तो वो फ्लो नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ द हाई रेजिस्टेंस, लेकिन उसके बाद में वो फ्लो होना स्टार्ट हो गया, लेकिन कैसे, तो उसने एडिशनल एनर्जी ली है, कहाँ से ली है, बैटरी से। तो यही मैं बता रहा हूँ कि क्यू फ्लो हो रहा है यानी कि करंट फ्लो हो रहा है, सो क्यू ए से बी फ्लो हो गया, सर्कुलेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द एनर्जी, एंड वेयर फ्रॉम दिस एनर्जी इट कम्स, सो इट्स कम्स फ्रॉम द बैटरी। ओके, सो क्यू तो आपके बुक में दिया है
चार्ज Q is circulate or flowing from A to B with the help of the energy is taking by the battery. ओके और उन्होंने बोला है कि वर्क हुआ है तो उसको एनर्जी भी लगेगा. ओके सो वर्क डन इज नथिंग बट क्यू को हम वैसे रख देंगे चार्ज लाइक दैट. सो वी इज नथिंग बट वर्क डन कैसे हुआ, एनर्जी से हुआ, और क्यू एज इट इज क्यू रख देंगे. अगर इस फॉर्मूले से अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको एनर्जी निकालना है तो एनर्जी कौन सी है, तो हीट एनर्जी हमें मालूम है, लेकिन यहाँ पर मैं एनर्जी वर्ड्स यूज करने वाला हूँ. यहाँ से अगर एनर्जी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, Q इंटू वी इंटू क्यू लाइक दैट, ये हो जाएगा. समझ में आ गया. तो अगर कोई आपको पूछ ले कि यहाँ पर कितनी एनर्जी यूटिलाइज हुई तो बोल दो V इंटू क्यू. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज V है, उतने अमाउंट ऑफ Q सर्कुलेट हो रहे हैं. ओके ए से बी, तो ए से बी में जाने में कितना वर्क डन हुआ और उतना वर्क डन होने में कितनी एनर्जी वहाँ पर रिक्वायर्ड. सो दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट द Q फ्रॉम A टू B. दैट इज द आंसर. ओके सो कितनी एनर्जी लगी, V इंटू क्यू. तो यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज भी है, लेकिन रेजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज कितना है, तो रेजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज है VAB. तो यहाँ पर हम बोल देंगे सो एनर्जी यूटिलाइज बोल देंगे, यूटिलाइज टू ट्रांसफर. किसको ट्रांसफर किया, एनर्जी ने Q को ट्रांसफर किया. द एनर्जी यूटिलाइज टू ट्रांसफर Q फ्रॉम, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर किया, फ्रॉम RAB, जो रेजिस्टेंस है A से B में ट्रांसफर किया. कितनी एनर्जी लगेगी, तो RAB के अक्रॉस में जितना वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है, VAB वोल्टेज है, और कितनी चार्ज फ्लो होने वाली है, तो Q अमाउंट ऑफ चार्ज उसमें से फ्लो होने वाली है. ओके सो एनर्जी यूटिलाइज, कितनी एनर्जी यूटिलाइज हुई है, सो V इंटू क्यू, इतनी एनर्जी वहाँ पर यूटिलाइज हो चुकी है. या फिर आप सिंपल यहाँ पर याद रख सकते हो कि व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज हियर. यहाँ पर कितनी एनर्जी है वो तो बाद में निकाल सकते हैं. ओके लेकिन यहाँ की जो एनर्जी रजिस्टर में ट्रांसफर हुई है, तो यहाँ की एनर्जी कितनी है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है पूरा लिख देता हूँ. एनर्जी यहाँ पर जो एनर्जी है दैट इज नथिंग बट VAB इंटू कैपिटल Q, इतनी एनर्जी. ओके तो उसके बाद में अगर पावर निकालने को होगा, अगर पावर एनर्जी निकल गई तो पावर, सो अगर एनर्जी मिल गई तो पावर, सो एनर्जी पर यूनिट टाइम्स, वही तो होता है पावर. ओके पावर इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट टाइम्स. एनर्जी यहाँ पर कितनी लगी है, A से B Q को फ्लो होने में, सो VAB इंटू कैपिटल Q, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी. और यहाँ पर आप अज्यूम कर लो कि A से B में अगर जाने के लिए 5 मिनट लगा करंट को, या फिर 10 मिनट लगा, इतना तो टाइम नहीं लगता, लेकिन लेट अज्यूम, कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर हमें कैलकुलेशन नहीं करना है. ओके सो यहाँ पर अज्यूम किया कितना टाइम लगा A से B में Q को जाने को, सो कैपिटल T इतना टाइम लगा, लेट अज्यूम दैट. ओके सो पावर कितनी मिलेगी, एनर्जी पर यूनिट टाइम. सो एनर्जी कितना है, VAB इंटू क्यू, और कितना टाइम लगा, T टाइम लगा. लेकिन अगर इसको मैं रीअरेंज कर दूँ, देखो VAB अगर मैं बाहर निकाल दूँ मल्टीप्लाइड बाय Q बाई T लिख सकता हूँ. अगर VAB निकाल दूँ तो Q बाई T हो सकता है. ओके और Q बाई T हमारा क्या होता है, सो Q बाई T तो करंट होता है, तो यहाँ पर Q बाई T हो जाएगा हमारा करंट I. चार्ज पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट I. तो ये क्या था, तो ये था पावर P. कितना पावर मिला हमें, पावर P मिला हमें VAB इंटू I. ओके ये समझ में आ गया. अभी इसके बाद में हम देखते हैं जूल्स लॉ. ये जूल्स लॉ ही कंटिन्यू है, लेकिन जूल्स लॉ यहाँ से मैं जूल्स लॉ अगर आपको पूछा है डिराइव टू जूल्स लॉ, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. ये डायग्राम्स, एनर्जी कितनी मिल रही है, VAB इंटू क्यू कैसे मिली वो भी हमने देखा, और एनर्जी पर यूनिट टाइम्स, सो VAB क्यू डिवाइडेड बाय टाइम्स, इतने टाइम में हुए, सो VAB क्यू अपॉन 2, तो ये हो गया पावर. ओके अभी फिर से इस फॉर्मूला का यूज करते हैं और यहाँ से एनर्जी निकालते हैं. देखो एनर्जी कितनी है, फिर से एनर्जी निकालते हैं. शायद मैं ये रफ कर दूँ. ओके ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कैसे मिले ये आपको समझना है. ओके तो इसका हाफ आप कर देंगे. तो यहाँ पर देखो एनर्जी इज नथिंग बट पावर इनटू टाइम्स. एनर्जी इज नथिंग बट
पावर इंटू टाइम। तो बताइए पावर कितना है? सो पावर तो है वी ए बी इंटू आई इंटू यहाँ पर हो जाएगा टाइम टी। ओके, यहाँ पर टाइम टी आप स्मॉल बी लिख सकते हो वॉट एवर। ओके, या क्योंकि यहाँ पर हमने जो अज्यूम किया था पावर एनर्जी टाइम टी, तो क्यू बाई टी और कैपिटल टी अज्यूम किया था। यहाँ पर कोई और टाइम लग रहा है तो स्मॉल टी भी आप लिख सकते हो लाइक दैट्स। ओके, यहाँ पर आपको ओम्स लॉ फिर से मालूम होना चाहिए, ओम्स लॉ। सो व्हाट इज द वोल्टेज? सो वोल्टेज इज नथिंग बट करंट इनटू रेजिस्टेंस। अगर मैं बोल दूं कि वी ए बी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा करंट इनटू आर, करंट इनटू रेजिस्टेंस, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर वी ए बी क्या होगा? वी ए बी हो जाएगा हमारा करंट इनटू रेजिस्टर, और ये जो है ये करंट एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी टी। तो देखो आई और आई कितना हो जाएगा? आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय टी। तो देखो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमारी कौन सी थी? हीट एनर्जी थी, वो भी हमें मालूम है। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम हियर? सो इट्स पावर इंटू टाइम्स, सो आई स्क्वायर आर इंटू टाइम्स। सो पावर आई स्क्वायर आर में भी इंडिकेट करता है, वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पर हीट एनर्जी इज नथिंग बट आई स्क्वायर आर इंटू टाइम। तो इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ, जूल्स लॉ। हाईलाइट कर दो या फिर आपके नोट्स में भी लिख दो व्हाट इज द जूल्स लॉ। इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ। क्या होता है, मैंने पिछली बार ये पढ़ाया था और यहाँ पर नहीं लिख के दिया था कि ये जूल्स लॉ है। तो एग्जाम में पूछ लिया डिराइव द जूल्स लॉ, तो स्टूडेंट बोल रहे सर आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं। तो मैंने तो ये पढ़ा दिया था, हीट एनर्जी इज नथिंग बट आई स्क्वायर आर टी इज नथिंग बट जूल्स लॉ। तो यहाँ पर आपको ये नोट डाउन करना है जूल्स लॉ। जब भी अगर जूल्स लॉ आपके सामने अगर कोई पूछता हो तो क्या हो जाएगा? इट्स आई स्क्वायर आर इंटू टी। बस यही समझना है, आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। मग कर लो, ओके, तैयार कर लो। लेकिन आई स्क्वायर आर टी कैसे आया अगर ये पूछा जाए हीट एनर्जी, और वही आपको बोर्ड में पूछने वाले हैं, ऑब्वियसली वही पूछने वाले। सो जूल्स लॉ डिराइव करना है तो ये डायग्राम बनाइए। करंट नथिंग बट चार्ज रेजिस्टर ए से बी के अक्रॉस में जो वोल्टेज मिल रहा है वी ए बी, और यहाँ से हमें जो एनर्जी मिल रही है दैट इज द इम्पोर्टेंट टर्म्स। एनर्जी इज नथिंग बट वी ए बी कितना है, दैट इज द इसके अक्रॉस में का वोल्टेज और यहाँ से फ्लो होने वाले चार्ज, वोल्टेज इनटू करंट। तो ये कहाँ से मिला था हमें? ये तो हमें मिला था W से, W डिवाइडेड बाय Q से। ओके, और पावर इंटू वी ए बी इंटू आई, ये भी कहाँ से मिला था? तो ये तो हमें एज इट इज पावर इंटू वी इंटू आई, तो ऑब्वियसली वही मिलेगा पावर। इलेक्ट्रिक पावर है, ये कौन सा पावर था? इलेक्ट्रिक पावर, इसे बोल सकते हैं आप इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर P वी ए बी इंटू आई। सो इलेक्ट्रिक पावर इंटू कितना टाइम्स? तो ये तो हमें मालूम है, अगर वाटर हीटर है, अगर हम 2000 वैट का वाटर मीटर लाते हैं, वाटर हीटर लाते हैं और उसे हम अगर 2 घंटे चलाते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा? जितने ज़्यादा समय के लिए आप उसे ऑन करके रखेंगे उतने ज़्यादा तो हीट एनर्जी, पानी हीट नहीं होगा, पानी उबलेगा। ओके, और आप उसे अगर दिन भर चालू रखते हो, सपोज आप फॉरगेट हो गए या फिर आप वहाँ पर उसे स्विच ऑफ करना भूल गए हो और इन्फिनिट टाइम के लिए अगर वो चालू है हीटर, तो क्या हो जाएगा? उसमें का पानी वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम हो जाएगा। ओके, सो वहाँ पर बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज द हीट एनर्जी कैन बी जनरेटेड कंटिन्यूसली। और हीट एनर्जी कहाँ से मिल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर निकाला, इलेक्ट्रिकल पावर जितना फ्लो होता है मल्टीप्लाइड बाय टाइम कर दो तो हमें भी एनर्जी मिलता है। तो वो तो सीधा बात है, अगर एनर्जी निकालना हो तो पावर का और टाइम का हमें क्या करना होता है? प्रोडक्ट करना होता है। ओके, तो हम 7th स्टैंडर्ड से स्टडी करते आ रहे हैं। सो एनर्जी इज नथिंग बट पावर इंटू टाइम, एनर्जी इज नथिंग बट पावर इंटू टाइम्स, और पावर इज नथिंग बट एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम्स, पावर इज नथिंग बट एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम्स। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसे हम बोलते हैं जूल्स लॉ, और ये लॉ डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में पूछने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में नहीं तो नहीं, यूनिट टेस्ट में जरूर पूछेगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।